राजस्थान नॉर्थ इंडिया का वो स्टेट है जहां इतिहास ने कई बार करवट ली, जहां राजपूत राजाओं की वीरता के किस्से गढ़े गए, जहां भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन किले आज भी चट्टान की तरह अड़े खड़े हैं। यहाँ संगीत, नृत्य और कला सदियों से पनपते रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे शहर अपने आप में हजारों कहानियों के गवाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही राजस्थान में भी जहां एक तरफ खूबसूरती है तो वही दूसरी तरफ यहाँ कई ऐसे राज है जो सदियों से यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे दफन है। एक ऐसी ही कहानी जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की है, जहां घरों की चार दीवारी तो बनी है लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, जहां मंदिर तो है लेकिन उनमें मूर्तियां नहीं। कभी ये गांव आबाद और खूबसूरत था, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। यहाँ रौनक थी, जिंदगी थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी। एक रात में सब कुछ बदल गया। एक ही रात में गांव के लोग अपने घर, अपने मंदिर, अपने खेत सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। जाते जाते वो लोग इस जगह को श्राप दे गए कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। इसके बाद इस गांव की गलियां सन्नाटे में डूब गई। तब से 200 साल हो गए और ये गांव आज भी वीरान पड़ा है। यहाँ जिसने भी बसने की कोशिश की उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कहानी है भारत के सबसे हॉन्टेड माने जाने वाले गाँव कुलधरा की, जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, जहाँ हवा भी फुसफुसाकर चुप हो जाती है, जहाँ रात के सन्नाटे में अक्सर कदमों की आहट, औरतों के रोने की आवाजें और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती है। मिडीवल एरा में जैसलमेर से करीब 350 किलोमीटर दूर मारवाड़ के पाली क्षेत्र में हजारों ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। ये गौड़ ब्राह्मण थे जो पाली में रहने के कारण पालीवाल कहलाए। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करते थे और इन्होंने बड़े इलाके में अपना कारोबार फैला रखा था, जिस कारण ये काफी रिच थे। ये लोग राजा को सबसे ज्यादा टैक्स दिया करते थे, जिसके चलते पूरे इलाके में इनकी धमक थी। कहते हैं कि साल 1268 में राठौर राजा राव सिंहा, जिनके पूर्वज कन्नौज के राजा रहे थे, उन्होंने अपना किंगडम मारवाड़ तक फैला लिया। वैसे तो पालीवालों के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वेस्ट से हमला करने वाले मुस्लिम इन्वेडर्स से अक्सर खतरा बना रहता था। इसलिए उन्होंने राव सिंहा से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी उन लुटेरों से रक्षा करे। राव सिंहा ने उनकी रक्षा का वचन दिया और जब जब पालीवालों पर संकट आया तब तब राव सिंहा ने पालीवालों की प्रोटेक्शन के लिए युद्ध लड़े। लेकिन 1273 में राव सिंहा एक जंग लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद पालीवाल ब्राह्मणों समेत पूरे मारवाड़ पर मुस्लिम इन्वेडर्स का खतरा मंडराने लगा। मुस्लिम इन्वेडर्स ने लूटपाट मचा दी और पालीवाल ब्राह्मण्स की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए पालीवालों के गांव के तालाब में, जहां से वो लोग पानी पीते थे, उसमें एक गाय को मारकर डाल दिया। पालीवालों ने उन लुटेरों की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन वो हार गए और कई पालीवाल मारे गए। जो लोग जिंदा बचे उन्हें पाली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाली छोड़कर ये लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की ओर निकल पड़े। इनमें से कुछ लोग जैसलमेर पहुंचे, जो अपनी शानदार हवेलियों के लिए जाना जाता था। वहां जैसलमेर के महारावल ने जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर एक जमीन दी ताकि वो वहां नई बस्ती बसा सके। इस रेतीली जमीन पर नए सिरे से बस्ती बसाना बेहद मुश्किल था, लेकिन पालीवाल विद्वान, मेहनती किसान और अच्छे व्यापारी थे। उस दौर में इंसानी बस्तियों की बसावट पानी पर निर्भर करती थी, जहां नदी होती थी। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के दायरे में काकनी नदी बहती थी, इसलिए इस नदी के किनारे पालीवालों ने अपने गांव को न सिर्फ बसाया बल्कि हर तरह से संपन्न भी बनाया। यहाँ गर्मी बहुत थी, इसलिए उन्होंने मिट्टी और चूने से खूबसूरत जालीदार झरोखों वाले बड़े बड़े घर बनाए। रेतीली धरती पर उन्होंने एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया और यहाँ बावड़ियाँ, कुएं और सिंचाई के लिए नहरें बनाई। और देखते ही देखते जो जमीन कभी रेतीली और बंजर हुआ करती थी, वहाँ हरे भरे खेत लहलाने लगे। ये लोग धान और गेहूं जैसी क्रॉप्स किया करते थे। पालीवाल ब्राह्मण आर्ट लवर भी थे, इसलिए ये मिट्टी के सुंदर बर्तन रखते थे जिन पर सुंदर डिजाइन हुआ करते थे और दीवारों पर भी ब्यूटीफुल कार्विंग्स होती थी। यहाँ हिंदू रीति रिवाज फॉलो किए जाते और होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर तो गांव की हर गली चमक उठती। इस ब्यूटीफुल और वेल स्ट्रक्चर्ड गांव को उन्होंने कुलधरा नाम दिया, जो साल 1291 तक बस गया। पालीवाल ब्राह्मणों ने सिर्फ कुलधरा गांव को ही नहीं बसाया,
बसाया, बल्कि इसके आसपास उन्होंने 83 गांव और बसाए। इस तरह जहां कभी सिर्फ पत्थर और रेतीली जमीन हुआ करती थी, वहां अब सुंदर गांव और बाजार बसा दिए गए थे। खून पसीना एक करके पाली की तरह ये लोग यहाँ भी समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। कुलधरा के लोगों की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण सिल्क रूट से होने वाला ट्रेड था। उस दौर में आज के भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच होने वाला व्यापार पालीवालों के कारवां से होकर गुजरता था। स्पाइसेस, गोल्ड, जेम्स, हॉर्सेस, आइवरी एंड अदर प्रेशियस गुड्स उनके कारवां से होकर ही गुजरते थे। इस ट्रेड ने कुलधरा को इतनी धन दौलत दी कि गांव की गलियां सोने की तरह चमकने लगी। कहते हैं कि उस दौर में पालीवाल इतने अमीर थे कि वे अपने घरों में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और उनके खेतों में अनाज की भरमार रहती थी। ये रहते तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन इनकी तिजोरियां सोने, चांदी और अशर्फियों से भरी होती थी। करीब 500 सालों तक ये लोग अपनी जिंदगी इसी खुशहाली से जीते रहे। वो अपनी मेहनत के दम पर प्रॉस्पर होते गए और उनकी प्रॉस्पेरिटी की चर्चा दूर दूर तक फैलती गई। इस बीच 1820 के आसपास जैसलमेर की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ और गद्दी पर महारावल गज सिंह बैठे। वो काफी ज्यादा भोले भाले राजा थे। लंबे समय से सालिम सिंह मेहता यहाँ का दीवान था, जो काफी हट्टा कट्टा और पावरफुल था। कहा जाता है कि महारावल गज को राज्य सिंहासन दीवान सालिम सिंह की वजह से ही मिल पाया था, इसलिए सालिम सिंह अपनी मनमानी करता था। उसने राजकाज का पूरा काम अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ तक कि राज खजाने की चाबी भी उसी के पास आ गई थी और महारावल गज सिंह उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। कुलधरा के लोगों का रिश्ता बाकी जैसलमेर राजाओं की तरह महारावल गज सिंह के साथ भी काफी अच्छा था। वो समय से टैक्स देते और राज्य की भलाई के लिए हर संभव मदद करते। कहा जाता है कि उन्होंने महारावल गज सिंह की शादी पर जरूरत पड़ने पर काफी सोना चांदी गिफ्ट किया था। इससे राज परिवार में उनका काफी सम्मान होता था। लेकिन दीवान सालिम सिंह, जिसकी राज्य में सबसे ज्यादा चलती थी, वो कुलधरा और पालीवाल ब्राह्मणों पर हमेशा से टेढ़ी नजर रखता था। वो एक ईवल आदमी था जो लोगों पर खूब अत्याचार करता था। वो काफी क्रुएलिटी से हर गाँव से टैक्स वसूलता। अगर कोई समय पर टैक्स नहीं दे पाता था तो वो उसके परिवार को पब्लिकली अपमानित करता, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता और उन्हें जेल में डाल देता। उसकी सेना गांवों में घुसकर अनाज, पशु और यहाँ तक कि गहने भी लूट लेती थी। सालिम सिंह की तानाशाही इतनी बढ़ गई थी कि गांव वाले उसे सालिम सिंह की जगह जालिम सिंह कहने लगे थे। पालीवाल लोगों की तरक्की भी उसकी आंखों को खटकती थी, इसलिए उसने कुलधरा और बाकी के 83 गाँव में रहने वाले सभी पालीवाल्स के टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया। उसका ऐलान था कि अगर इतना गुना टैक्स नहीं दोगे तो अंजाम बुरा होगा। कुलधरा के लोगों को ज्यादा टैक्स देने में भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वो सुख शांति से रहने के लिए सालिम सिंह के मन मुताबिक टैक्स भरने लगे। इस तरह सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने करीब 500 सालों से कुलधरा और कुलधरा में रह रहे पालीवाल ब्राह्मणों की हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। लोकल फोकलोर के अनुसार हुआ कुछ यूं कि साल 1825 के एक दिन सालिम सिंह अपने सिपाहियों के साथ कुलधरा गांव से गुजर रहा था। इस दौरान उसकी नजर गांव की बावड़ी पर पानी भर रही गांव की कुछ महिलाओं पर पड़ी। इन्हीं में से कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी भी थी। उसकी खूबसूरती देखकर सालिम सिंह के अंदर का शैतान जाग गया। वो मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर ऐसा लट्टू हुआ कि शादी का रिश्ता लेकर गांव के मुखिया के घर पर आ धमका। सालिम सिंह की पहले से ही 7 बीवियां और दर्जनों मिस्ट्रेसेस थी, जिनके साथ वो अपनी हवेली में रहता था। लेकिन उसका इतने से भी मन नहीं भरा था। वो अक्सर सुंदर लड़कियों की तलाश में रहता और उनसे जोर जबरदस्ती से संबंध बनाता। कहा जाता है कि कई लड़कियों ने उसकी क्रुएलिटी से तंग आकर आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे में जब सालिम सिंह कुलधरा के मुखिया के घर उसकी बेटी से शादी करने का प्रपोजल लेकर पहुंचा तो मुखिया और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया की बेटी की पहले ही कहीं और सगाई हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सालिम सिंह को समझाया कि उनकी बेटी की जल्द ही कहीं शादी होने वाली है। लेकिन सालिम सिंह पर तो जैसे भूत सवार था। वो जिद पर अड़ा रहा। सालिम सिंह को लगा कि उसके खौफ के आगे जब कुलधरा के लोग कई गुना टैक्स देने को तैयार हो गए तो वो उसकी इस बात को भी मान लेंगे। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के सामने यहाँ सवाल पैसे का नहीं, उनकी बेटी की जिंदगी का था और वो इसमें जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं हुए। जब मुखिया नहीं माना तो सालिम सिंह गुस्से से पागल हो गया और उसने
धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपनी सेना के साथ कुलधरा गांव पर हमला बोल देगा और पूरे गांव को तबाह कर उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। सालिम सिंह उन्हें फैसला लेने के लिए पूर्णिमा तक का वक्त देकर वहां से चला गया। कुलधरा गांव में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। उन्होंने तय किया कि वो महारावल गज सिंह से मिलेंगे, लेकिन सालिम सिंह ने मुलाकात के सारे रास्ते बंद कर दिए। कुलधरा के लोग हैरान परेशान थे कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। इस दौरान कई बार पंचायत बैठी, लेकिन गांव वालों को इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था। एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे। सालिम सिंह से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय खोजते, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया जब गांव के मुखिया की बेटी को लेने के लिए सालिम सिंह आने वाला था। गांव में एक बार फिर पंचायत बैठी और इस बार फैसला करना जरूरी था। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वो गांव में कत्लेआम मचा देगा और महिलाओं और बच्चों समेत सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए गांव के सभी बुजुर्ग फैसला करते हैं कि सब लोग मिलकर गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को उस शैतान के हवाले नहीं करेंगे। इस फैसले से कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कितनी मेहनत से उन्होंने घर बनाए थे, गांव बसाए थे और सब कुछ एक झटके में छोड़कर जाना एक बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सिर्फ कुलधरा ही नहीं, पालीवाल ब्राह्मणों के सभी 84 गांव के मुखियाओं ने यह तय कर लिया कि वो सभी रात को ही अपने अपने गांव छोड़कर जैसलमेर से कहीं दूर चले जाएंगे। घर घर गुप्त तरीके से ये बात पहुंचा दी गई। महिलाओं ने हाथों हाथ सामान बांधना शुरू कर दिया। पुरुषों ने बैलगाड़ियों में बैल जोत दिए। उन्हें पता था कि अगर सालिम सिंह कुलधरा के मुखिया की बेटी के पीछे पड़ा है तो वो कल किसी और की बेटी पर भी हाथ डाल सकता है। अपनी कुल मर्यादा की रक्षा के लिए वो जैसलमेर से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने चूल्हे यूं के यूं जले छोड़ दिए और बैलगाड़ियों पर जितना सामान आ सका उतना ही सामान बांधकर सभी लोग रात को अपने घरों से एक साथ निकले और रातों रात जैसलमेर की सीमा पार कर गए। जाते जाते वो इस गांव को श्राप दे गए कि ये गांव अब कभी दोबारा आबाद नहीं हो सकेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका परिवार उजड़ जाएगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। अगले दिन जब सालिम सिंह एक बड़ी सेना लेकर कुलधरा पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। कुछ घरों में चूल्हे अभी भी जल रहे थे। लोगों के घरों के बाहर मवेशियों के लिए चारा, कपड़े, बर्तन सब वैसे के वैसे ही पड़े थे। गांव में सब कुछ था, लेकिन लोगों का नामो निशान नहीं था। सालिम सिंह और उसके सैनिकों ने घर घर छान मारा, लेकिन कुलधरा और बाकी के 83 गांवों में एक भी इंसान नहीं था। कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा। इससे वो बुरी तरह से बौखला गया और खाली हाथ अपनी हवेली में लौट आया। सालिम सिंह इस बात को कभी नहीं भुला सका कि पालीवालों ने उसके आगे झुकने से बेहतर अपनी जमीन जायदाद को छोड़ना समझा। ये उसके लिए एक करारी हार थी। इसके कुछ समय बाद सालिम सिंह की भी मौत हो गई और उस श्राप के बाद कुलधरा की गलियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसके बाद सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन कुलधरा नहीं बदला। गुजरे वक्त के साथ जहां आसपास के लगभग सभी गांव फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा आज 200 साल बाद भी वैसे का वैसा वीरान पड़ा है। कहा जाता है जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की उसका परिवार उजड़ गया। कई लोगों के घर बार तबाह हो गए, किसी की मौत हो गई तो किसी का मानसिक संतुलन खो गया। आसपास के लोकल लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों से अक्सर कदमों की आहट, औरतों के रोने की आवाजें और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती है। वो मानते हैं कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है।